हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टफ सब्जेक्ट की, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ ही लगता है, दैट इज़ फिजिक्स। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे भी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी स्टार्टिंग में। लाइक ऑब्वियसली 10th तक तो इट इज़ वेरी ईजी पीजी है ना, बट जैसे ही हम लोग क्लास 11th और 12th की फिजिक्स देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि चैप्टर्स ही एकदम ही स्विच हो जाते हैं। कहाँ हम इतने छोटे से लेवल के पढ़ते हैं फिजिक्स एंड उसके बाद सीधे जो लेवल है वो ऐसे अप होता है कि हमें भी समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ये आखिरकार हो क्या गया। तो फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी, बट लास्ट में आई वॉज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स क्लास 12th। तो मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें करी थी सो दैट मुझे फिजिक्स थोड़ा सा ईजी पीजी लगने लग गया था। एंड बेसिकली किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, है ना। एक हमारा पार्ट 1 हो गया और दूसरा हमारा पार्ट 2। दोनों ही एनसीईआरटी के पार्ट्स आपको अपने पास रखने हैं। कौन सी बुक से हम लोग पहले स्टार्ट करें, कौन से पार्ट से स्टार्ट करें, तो पार्ट 1 से ही आप लोग स्टार्ट करना, क्योंकि कंपैरेटिवली पार्ट 2 वैसे बहुत बच्चों को इजी लगता है, इंक्लूडिंग मी। बट पार्ट 1 से जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा क्लियर रहती हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उससे ही आप लोग स्टार्ट करना, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफर करना है या फिर हमें कोई और बुक भी अपने पास रखनी है? अगर रखनी है तो कौन सी? तो देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है, बहुत सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। उसके लिए आप लोग अपने पास रेफरेंस बुक को रख सकते हो। क्या मैंने रेफरेंस बुक रखी थी? येस डेफिनेटली। कौन सी? तो मेरे पास एक तो आईएससी वाली जो नूतन आती है ना, वो थी। उसकी लैंग्वेज मुझे काफ़ी ईजी लगती थी। और मॉडर्न एबीसी मेरे पास थी। मॉडर्न एबीसी सिर्फ सेकेंड वाले पार्ट के लिए ही थी, ठीक है। मेरी दी की जो भी बुक्स वगैरह पढ़ी थी वो ही मैंने एक तरीके से इनहेरिट कर ली थी, है ना। तो वो मेरे पास आ गई थी, तो मुझे दोनों की ही लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इजी लगी थी। तो कोई भी टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ में आता था, मान लो एनसीईआरटी में, तो फिर मैं रेफरेंस से ही उसको अच्छे तरीके से समझती थी एंड देन आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स। तो एक तो हमें ऑब्वियसली मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, मतलब बुक कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप सोचोगे कि एक दिन मैंने बस देख लिया एंड मुझे लर्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। डेरिवेशन आपको स्टेप वाइज ज़रूर लिखना है, भले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखना, बट जो मेन स्टेप्स हैं, जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो उसका डायग्राम है, वो प्रॉपरली नोट्स में आप लोगों को बना के रखने हैं। थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो बेसिक सी थ्योरी है, सिंपल है, बट सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है 2026 का 2025 का बोर्ड एग्जाम पेपर। अब टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। इसके अलावा आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए? तो देखो, एक आपके पास क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में यू विल गेट द एग्जैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि या तो पास्ट ईयर में आ चुके हैं या फिर उनके इस साल आने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस के लिए आप रेफरेंस को भी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, बट रेफरेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो अगर कोई बच्चों को चाहिए कि हमें लिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो। इफ़ यू फील कि यार रेफरेंस तो ले ही रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन बैंक भी खरीदेंगे पैसे ज़्यादा वेस्ट होंगे, सो आप सिर्फ रेफरेंस से ही पढ़ सकते हो। बट अदरवाइज टू द पॉइंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली परचेस कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन बैंक हमें प्रेफर करना है? तो ओसवाल पब्लिशर्स ने अपने जो क्वेश्चन बैंक से लॉन्च कर दिए हैं। हर साल इनकी ही बुक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन रहते हैं जो कि डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस बुक में ना सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, तो इससे आप लोग अपना रिविजन कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हर टाइप के। एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, न्यूमेरिकल्स, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी गिवन है एंड जो 2026 का बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको परचेस करना है आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। स्पेशली फिजिक्स के लिए तो कर ही लेना, क्योंकि फिजिक्स में यार बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है।
ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑनलाइन तो इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io। यहाँ पर से आप लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बैंक भी हम लोगों को समझ में आ गया है। देन प्रीवियस 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। वैसे तो एक बुक आती है जिसमें आपको पास्ट 10 ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली परचेस करो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। इवन जितने भी हमारे पास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स भी है ना, विद प्रॉपर मार्किंग स्कीम और जो भी उनका सोल्यूशन है, सब कुछ CBSE की वेबसाइट में गिवन है, तो आप लोग उनको भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा देन यू हैव टू प्रैक्टिस द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की भी ऑब्वियसली बुक आती है, बट अगैन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इफ़ यू गाइज डू नॉट वांट टू परचेज या फिर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में ही बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप यार ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। तो सबसे पहले बुक्स का जो भी आपका डाउट है, आई होप दैट इज क्लियर। बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है, कब प्रेफर करनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलो, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हम लोगों को पढ़ना कहाँ पर से है। देखो, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे जो स्कूल के टीचर थे वो अच्छा खासा पढ़ाते थे, तो मैं मोस्टली स्कूल से ही पढ़ती थी। कुछ मुझे नहीं समझ में आता था, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे पास रेफरेंस बुक्स थी, मैं उनसे पढ़ती थी एंड देन आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स, एंड उसके बाद वही PYQs प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ये सब मैं करती थी। ट्यूशन मैं नहीं जाती थी, ठीक है, मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं लगती थी, मैंने घर पर ही पढ़ाई करी थी। बट इफ़ यू फील कि यार स्कूल से नहीं हो पा रहा है, मुझे ट्यूशन जाना ही है, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ट्यूशन जो जाते हैं तो वो डम बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। इवन तो मैं उस टाइम पे सोचती थी कि यार ट्यूशन तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ट्यूशन तो वही लोग जाते हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, ब्ला ब्ला। बट नाउ आई रियलाइज़ कि अगर ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली ट्यूशन जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। स्कूल के टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, वहीं पर से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन जा सकते हो। ऑफलाइन ट्यूशन में भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लोली सिलेबस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी फीस चाहिए होती है, तो वो धीरे धीरे ही सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीक होते हैं ना, उनको टाइम लगता है चीज़ें समझने में, तो इसीलिए वो धीरे धीरे पढ़ाते हैं। नाउ इफ़ यू फील कि यार मुझे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा है, क्योंकि तैयार भी होना है, जाना है, फिर आना है, थक जा रहे हैं, जो भी आपका रीज़न है, तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में हमारे पास यूट्यूब भी है जिसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं फील होता है यूट्यूब, तो यूट्यूब से ही पढ़ो। यूट्यूब में ना, ट्रस्ट मी, इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बट अगर आपको लगता है कि यार यूट्यूब जैसे ही मैं खोलता हूँ या खोलती हूँ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में कब पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो आप लोग बैच खरीद सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, अफोर्डेबल भी हैं, काफ़ी महंगे भी हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई सा भी बैच आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग जेई, नीट या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग साथ के साथ ही प्रिपरेशन करो। विच मीन्स अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो जेई के जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनको भी सॉल्व करो। और ऑब्वियसली अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ऑलरेडी कोचिंग जाते ही होगे, तो वहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक से बात आपको समझ में आ गई है। बुक्स मैंने आपको बता दी है, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से सुनो, उसके रफ नोट्स बना लो, फिर रेफरेंस बुक को खोलो, एनसीईआरटी को खोलो, प्रॉपर्ली खुद से पढ़ो एंड देन मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का, जो कि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, रेफरेंस के भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हो, सैम्पल पेपर से भी कर सकते हो। जो भी बुक्स, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता है, स्पेशली फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होना है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते ही नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। MCQs है हमारे पास, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 40 to 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। डेरिवेशंस की CBSE में जो परसेंटेज है ना काफ़ी कम है। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी जो वैल्यू है, जो उनका नंबर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली,
ठीक है। अगर आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली जो डेरिवेशन की परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है, बट अब स्टेट बोर्ड्स में भी जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, तो डेरिवेशन से ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल्स पे और जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती थी वो ये थी कि यार मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते थे। लिटरली आई रिमेंबर कि 2 से 3 चैप्टर आई थिंक हो गए थे, टीचर ने पढ़ा दिए थे और मैंने पढ़ भी लिए थे, बट जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल्स खोले तो कोई न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व हुआ ही नहीं। तो न्यूमेरिकल्स को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो सुन लो। तो सबसे पहले जो भी इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक लिटरली जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड आंसर निकालना है, सबसे पहले वो इजी बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। जैसे ही आप वो करोगे ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा डेफिनेटली कि यार ये तो बड़े ही ईजी हैं। फिर आप लोग ऊपर ऊपर लेवल अपना बढ़ाते जाओ, और ऑब्वियसली खुद से जब आप पहले प्रैक्टिस करोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखो या फिर जो भी कोचिंग में आप लोग जाते हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर्स से पूछो। आज तो आपके पास चैट जीपीटी है ना, हमारे टाइम पे तो नहीं था, तो मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं नहीं कर पाती थी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, बट यू गाइज हैव ऑल द रिसोर्सेज आउट देयर, है ना, यूज़ करो उसका। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी को भेज दो, कहो कि यार मुझे इसको ईजी वे में समझा, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे बता। वो 100 बार पूछोगे तो लिटरली 100 बार आपको बताएगा, है ना। तो इसीलिए सारी चीज़ों का यूज़ करो, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो ईजी वाले से स्टार्ट करो, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट, और स्टार्टिंग में जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले टीचर से देख रहे हो कि उसका सोल्यूशन क्या है, क्या अप्रोच आपको लगानी है, फिर आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। डेरिवेशंस भी बहुत सिंपल है। डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको याद करना है, जो उसका डायग्राम है मेन वो आपको याद रहना चाहिए, जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। बीच के स्टेप्स तो हम लोगों को खुद ही फिर याद आ जाते हैं, एंड इसके लिए भी रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोस्टली आई थिंक मैंने सारी ही चीज़ें कवर कर ली हैं। स्टिल अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको खरीद सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।